हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर आज हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास के अंतर्गत दो एकीकरण पढ़ना हम लोगों को, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला, एक राष्ट्र के रूप में इटली काबूल की देन है, और दूसरा क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। तो इटली के एकीकरण में जो काबूल की भूमिका है, एक तो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि काबूल की क्या भूमिका थी, या दूसरा प्रश्न इस कथन से बन सकता है कि एक राष्ट्र के रूप में इटली काबूल की देन है, या क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। तो आइए इन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों प्रश्न लगभग एक ही हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या था। क्योंकि इटली पर उसमें ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है। काबूल 1848 में इटली का एक प्रांत था पीडमांड, यहाँ का सांसद बनता है। पुनः 1850 में वह जो है वित्त एवं उद्योग मंत्री बना दिया जाता है, और 1852 में यह जो है पीडमांड सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बन जाता है, PM। तो जब काबूल पीडमांड और सार्डिनिया का PM बनता है, तो उसने यह महसूस किया कि बिना ऑस्ट्रिया को बाहर निकाले इटली का एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बाधक तत्व ऑस्ट्रिया ही था वहाँ पर। ऑस्ट्रिया को बिना बाहर निकाले इटली के एकीकरण संभव नहीं है, और ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए अकेले इटली की बस की बात भी नहीं है। यह दोनों चीज़ वो महसूस किया कि पहली चीज़ तो ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया को जो है यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ यह है कि इटली के अकेले की बस की बात भी नहीं है। अकेले की बस की बात नहीं है। तो काबूल ने वहाँ पर
कूटनीति और शक्ति, इन दोनों के प्रयासों से कूटनीति का भी सहारा लिया और शक्ति का, इन दोनों के सहायता से इटली के एकीकरण का कार्य करता है। अब इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा कि कूटनीति और शक्ति, और ये दोनों चीज़ें ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए किया, क्योंकि जब वो 1852 में पीएम बनता है तो उसने यह महसूस किया कि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक तत्व है और इसे बिना बाहर निकाले इटली के एकीकरण संभव ही नहीं है। तो आइए इसके कूटनीति और शक्ति को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग कूटनीति को देखते हैं, इसकी कूटनीति क्या थी। कूटनीतिक चाल क्या था? कूटनीतिक चाल में यह महसूस करता है कि बिना यूरोप या विश्व की बड़ी शक्ति यूरोप या विश्व की बड़ी शक्ति के बिना ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए एक बड़ी शक्ति की उसको आवश्यकता थी और यह शक्ति उसको कूटनीति के माध्यम से प्राप्त होता है। 1854 में एक युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध टर्की और रूस, क्रीमिया का युद्ध टर्की और रूस के मध्य होता है 1854 में। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों टर्की के तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। काबूल ने अपनी कूटनीतिक चाल से इस क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया और फ्रांस और इंग्लैंड के साथ टर्की का पक्ष लेने लगा, जबकि वहाँ इस क्रीमिया के युद्ध से इसका कोई तात्पर्य लेना देना नहीं था। काबूल की कोई वो नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने उस कूटनीति का सहारा लिया कि अगर हम क्रीमिया के युद्ध में टर्की का पक्ष लेंगे फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से, तो फ्रांस और इंग्लैंड के रूप में एक हमें बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और इसी बड़ी शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया। सफलता भी उसको मिलती है। क्रीमिया के युद्ध में जब वो भाग लेता है तो यहाँ उसे सफलता भी मिलती है, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध में टर्की की विजय होती है, अर्थात फ्रांस और इंग्लैंड की विजय होती है। तो इससे लाभ क्या हुआ? क्रीमिया के युद्ध का जो लाभ हुआ इटली को, पहला लाभ यह हुआ कि इटली को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। और दूसरा, अब जो इटली का एकीकरण का प्रश्न था, इटली के एकीकरण का प्रश्न, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया।
ये लाभ उसको मिला। क्रीमिया के युद्ध के विजय के पश्चात या 1858 में फ्रांस के नेपोलियन तृतीय थर्ड से एक संधि करता है, एक संधि कर लेता है। संधि के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि लोम्बार्डी और वेनेशिया ये दोनों क्षेत्र पिडमांड और सार्डिनिया में विलय कर दिया जाएगा। और काबूर ने यह वचन दिया कि सेवाय व नीस, सेवाय और नीस का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया जाएगा, नेपोलियन तृतीय को। नेपोलियन तृतीय ने वचन दिया कि हम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली का पक्ष लेंगे। 1858 की संधि से नेपोलियन थर्ड का आश्वासन मिलता है काबूर को। इसी संधि से उत्साहित होकर 1859 ईस्वी में यह जो है ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए ललकारता है। और लेकिन उसकी कूटनीतिक चाल यह भी थी कि युद्ध तो हो लेकिन ऑस्ट्रिया ही आक्रमण करे, हम पहल भी न करें। क्यों? क्योंकि इससे जो है इटली को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त होगी कि पहल ऑस्ट्रिया ने हमारे ऊपर किया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त करने के लिए काबूर क्या किया कि ऑस्ट्रिया की आलोचना शुरू किया, ऑस्ट्रिया की आलोचना शुरू किया। और दूसरा जो लोम्बार्डी का क्षेत्र था और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्रों में अशांति उत्पन्न करवाया, वहाँ विद्रोह करवाने लगा। तो इससे जो है 1859 में जो ऑस्ट्रिया का राजा था, ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ, यह क्रुद्ध होकर इटली के जो पिडमांड सार्डिनिया का क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया का सम्राट पराजित होता है और लोम्बार्डी पर काबूर का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से अपनी कूटनीतिक चाल से वह लोम्बार्डी को प्राप्त किया। लोम्बार्डी को प्राप्त करने के पश्चात लोम्बार्डी को प्राप्त करने के पश्चात 1860 में जो मध्य इटली का क्षेत्र था, मध्य इटली के 3 प्रांत, पार्मा, मेडोना और टस्कनी, यहाँ पर जन्म संग्रह कराता है। जन्म संग्रह, और जन्म संग्रह का परिणाम ये होता है कि ये तीनों क्षेत्र जो है इनका विलय हो जाता है, इन तीनों क्षेत्रों का विलय पिडमांड में हो जाता है। पिडमांड सार्डिनिया में इनका विलय हो जाता है। इस प्रकार से कूटनीतिक चाल से जहां एक तरफ फ्रांस के सहयोग से लोम्बार्डी को प्राप्त किया, वहीं 1860 में पार्मा, मेडोना और टस्कनी को भी जन्म संग्रह के द्वारा
विलय कर लेता है। इसके पश्चात वह नेपल्स और सिसिली को प्राप्त करने का कूटनीतिक चाल चलता है। 2 क्षेत्र और बचते हैं, नेपल्स और सिसिली। एक क्षेत्र बचता है नेपल्स और एक होता है सिसिली। नेपल्स और सिसिली, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए पुनः कूटनीति का सहारा लेता है और गैरीबाल्डी से एक संधि कर लेता है, गुप्त संधि करता है और इससे कहता है कि अगर आप नेपल्स और सिसिली के जो निरंकुश शासक हैं, अगर आप नेपल्स और सिसिली के निरंकुश शासकों पर आक्रमण करते हैं तो हम आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। हुआ भी यही, गैरीबाल्डी जो है काबूल की सहायता से नेपल्स और सिसिली के निरंकुश शासकों का अंत कर देता है और अपनी कूटनीतिक चालों से नेपल्स और सिसिली में यह जो है जनमत संग्रह करा देता है। जनमत संग्रह करा देता है और जनमत संग्रह के द्वारा इन दोनों का भी विलय कर लेता है पिडमॉन्ट और सार्डिनिया में। पिडमॉन्ट और सार्डिनिया में इन दोनों का भी विलय हो जाता है। इस प्रकार से 1861 तक वेनेशिया और रोम को छोड़कर लगभग संपूर्ण इटली का एकीकरण हो चुका था। तो इस प्रकार से इसकी कूटनीति और शक्ति के बल पर एक राष्ट्र के रूप में इटली का उदय होता है, उसके उदय का मार्ग प्रशस्त होता है। यद्यपि काबूल जो है 1861 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1861 में मृत्यु होती है और मृत्यु के पहले जो है इटली का संपूर्ण इटली का एकीकरण नहीं होता है। संपूर्ण इटली का एकीकरण 1871 में पूरा होता है। 1871 में पूरा होता है, तो इसकी मृत्यु तक संपूर्ण इटली का एकीकरण संभव नहीं हुआ और यह 1871 में पूरा हुआ विक्टर इमैनुअल द्वितीय के काल में। लेकिन केवल 2 ही वो बचा था, रोम बचा था और वेनेशिया। तो एक राष्ट्र के रूप में इटली काबूल की देन है। वो इसीलिए कहा जाता है कि वो अपने कूटनीतिक चाल और शक्ति के बल पर यह जो है इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लगभग रोम और वेनेशिया को छोड़ के संपूर्ण इटली का एकीकरण हो चुका था, जिसे विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने 1871 में पूरा कर दिया। तो हम लोग इसमें 2 प्रश्नों पर विचार कर रहे थे कि एक राष्ट्र के रूप में काबूल की भूमिका या क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली का जन्म हुआ। अगर एक राष्ट्र के रूप में काबूल की भूमिका को आप देखेंगे तो काबूल की भूमिका लास्ट में आप निष्कर्ष में निकालेंगे कि लोम्बार्डी को प्राप्त किया। दूसरा, लोम्बार्डी को फ्रांस के सहयोग से, जो 1858 में संधि होती है। और पहली चीज़ तो यही था कि फ्रांस व इंग्लैंड
फ्रांस और इंग्लैंड जैसी शक्ति को प्राप्त करता है। इटली को जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाता है। इटली के एकीकरण की प्रश्न को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना देता है। पुनः जो है मध्य इटली का एकीकरण करता है। मध्य इटली जिसमें 3 प्रांत थे, पार्मा, मेडोना और टस्कनी। इसके बाद गैरीबाल्डी की सहायता से नेपल्स और सिसिली यहाँ भी जन्म संग्रह के द्वारा इसका विलय करता है। तो इस प्रकार से काबूल की भूमिका के रूप में जब हम देखेंगे तो केवल रोम और वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और अगर क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ, यह भी प्रश्न यही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको अंतर करना पड़ेगा लिखने में, शैली आपके अंतर थोड़ी सी आएगी शुरुआत में। उसमें यह होगा कि जब 1854 में जो क्रीमिया का युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध, तो क्रीमिया के युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि यह टर्की और रूस के बीच हुआ, काबूल ने कूटनीति की सहायता लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए टर्की की तरफ से भाग लिया, जहां पर फ्रांस और इंग्लैंड पहले से ही थे। फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता प्राप्त करने के लिए टर्की की तरफ से ये क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया। और इसीलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा युद्ध था कि जो इटली को जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाता है। दूसरा, इटली के एकीकरण का प्रश्न जो है अब यह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। तीसरा, यहाँ से उसको फ्रांस की सहायता प्राप्त होता है और लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त करता है। चौथा, आप इस तरह से लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि क्रीमिया के युद्ध में किस प्रकार से इटली का जन्म होता है, तो उसमें लिखेंगे कि जब 1854 में टर्की की तरफ से काबूल भाग लेता है तो उसको लाभ क्या क्या होता है। पहला है कि इटली को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, दूसरा है इटली के एकीकरण का प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है, तीसरा इसको फ्रांस और इंग्लैंड जैसी शक्ति की सहायता मिलता है, चौथा ऑस्ट्रिया जो सबसे बड़ा बाधक था, ऑस्ट्रिया को फ्रांस के सहयोग से ही बाहर निकालता है, लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त करता है। लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त करने से उसको फ़ायदा क्या होता है कि 1860 में वह जो है मध्य इटली का भी एकीकरण कर लेता है, 3 प्रांतों का, पार्मा, मेडोना और टस्कनी। तो ये सारी चीज़ें जो उसको प्राप्त होती हैं वो जो है क्रीमिया के युद्ध से ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली का जन्म हुआ। दोनों प्रश्न एक ही हैं। इस प्रकार से आज हम लोग इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का अध्ययन किए। अगला प्रश्न होगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।